स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डार्विन जस्टिस के दूसरे भाग के दूसरे अंक में, जिसे लिखा है प्रवीण कुमार ने। शीर्षक का नाम है मुस्कुराहट का व्यापार। एक दिन गुस्से में आकर अनय ने लड़की को चश्मिश कहा और उसके बाद से सभी ने उसे चश्मिश ही कहना शुरू कर दिया। उस दिन के बाद से लड़की का असली नाम सिर्फ स्कूल के रजिस्टर में रहा। सहपाठियों की ज़ुबान पर वह चश्मिश ही रही। उस दिन चश्मिश वर्ग नवम के दरवाजे पर सोनी के साथ खड़ी थी। यहाँ सोनी के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ। उन दिनों वह एक मुंहफट लड़की हुआ करती थी। उसे खुद भी नहीं पता रहता कि वह कब किसको क्या बोल देगी। कभी कभी टीचर भी उसकी इस मुंहफटता का शिकार हो जाया करते थे। इतना ही नहीं, उसके बाद वह बेवजह हंसकर सामने वाले की मिट्टी भी पलीद कर दिया करती थी। और तो और, यदि आपने उससे अपनी बात, कोई भी बात साझा की है, तो वह उस बात को ज़रूर कम से कम 10 और लोगों को बताएगी, और बताते वक्त सभी से यही कहेगी कि तुमको अपना समझकर बता रही हूँ, किसी और को मत बताना। उसके बारे में पूरे स्कूल को एक बात और बात पता थी, जिसका यहाँ जिक्र कर देता हूँ, क्योंकि इसके बाद उसने खुद ही अपनी बिंदास हंसी पर थोड़े दिन के लिए ब्रेक लगा दिया। उसके बारे में पूरे स्कूल को एक बात और पता थी, जिसका यहाँ जिक्र कर देता हूँ, क्योंकि उसके बाद उसने खुद ही अपनी बिंदास हंसी पर थोड़े दिन के लिए ब्रेक लगा दिया। क्लास में किसी बात को लेकर वह अनियंत्रित हंसे जा रही थी। हंसी की जितनी ज़रूरत थी उससे कई गुना ज़्यादा हंस चुकी थी। अब भी उसकी हंसी रुकी नहीं थी। हंसते हंसते उसकी आंखों में गीलापन ढलक आया था। उसकी यह हंसी क्लास में सभी विद्यार्थियों का ध्यान उसकी ओर खींच रही थी। जब वह अनियंत्रित हंसे जा रही थी, तभी अचानक उसके नीचे से लंबी टी की आवाज़ निकली। टी की लंबी वीप सुनकर क्लास के सभी बच्चे अब उस पर हंसने लगे, और उस दिन के बाद से कुछ दिनों तक सोनी बिंदास होकर हंसने से परहेज करने लगी। यदि कभी भूल जाती और अनियंत्रित होकर हंसना शुरू करती, तो उसके कुछ दोस्त उससे पूछ लेते, सोनी, आज पेट तो ठीक है ना? लेकिन ऐसा कुछ दिन ही चला और उसका बिंदास होकर हंसना फिर से शुरू हो गया। उसके बारे में यही राय रखिए कि थोड़ा मुंहफट थी और बेवजह हंसकर सामने वाले को चित कर देने के हुनर में माहिर थी। हाँ, तो चश्मिश को चश्मिश नाम इसी सोनी की वजह से मिला। एक दिन प्रार्थना के लिए बजने वाली घंटी से पहले चश्मिश और सोनी क्लास के दरवाजे पर खड़ी थी। क्लास में आने जाने वाले बच्चे उसी दरवाजे से आ जा रहे थे। दोनों ठीक समय पर दरवाजे के एक एक किनारे पर चिपक जाती। रास्ता बनता और बच्चे अंदर या बाहर चले जाते। जब दोनों को अनय आता दिखा, तो दोनों दरवाजे के एक एक किनारे पर सटने के बजाय एक दूसरे से सटकर खड़ी हो गई। क्लास के अंदर जाने वाला रास्ता बंद हो गया। ध्यान दें, ये उन दोनों लड़कियों के किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था। जैसे कुछ ख्याल अचानक मन में आ जाता है या कुछ अचानक घटित हो जाता है, उस दिन भी यह घटना अचानक हो गई। शायद किसी को उम्र भर के लिए चश्मिश उपनाम पाना था। हटो। दरवाजे के नज़दीक आकर अनय बोला। अनय आगे है, मैं ठीक उसके पीछे हूँ। हम साथ में स्कूल आते जाते हैं। दोनों ने सुना, पर ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ नहीं सुना हो, और दरवाजे पर जस का तस खड़ी गप्पे हाँकती रहीं। उनके चेहरे का हाव भाव ऐसा था जैसे ना तो अनय को देखा और ना ही हटो शब्द ही सुना हो। दरवाजे से हटो, अनय फिर बोला। उधर से ना कोई जवाब मिला, ना रास्ता। चश्मिश, हट। इस बार हटो नहीं बोलकर हट बोला गया, और हट के ठीक पहले चश्मिश शब्द लगाया गया। किसी ने पहली बार चश्मा पहनने के कारण एक लड़की को चश्मिश कहा था। चश्मिश शब्द सुनकर सोनी की नज़र चश्मिश के चश्मे पर गई। पारदर्शी ग्लास जो काले रंग के
गोल फ्रेम में अटका पड़ा था। फ्रेम के दोनों किनारे से काले रंग का धागा झूलता हुआ गर्दन में जाकर लटक गया था। नाक के पठारी हिस्से पर यह चश्मा टिका हुआ था। अपने लिए चश्मिश शब्द सुनकर चश्मिश ने नाक के पठार पट्टी के चश्मे के ज्वाइंटर को दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली से ऊपर ललाट की ओर सरकाया। सोनी फटी आंखों से चश्मिश को देख रही थी, जैसे किसी ने उसकी सहेली को बहुत बड़ी बात कह दी हो, जो अक्षम्य अपराध हो। सोनी के घूरने वाले अंदाज से चश्मिश के चेहरे पर अभी थोड़ी सी हिचकिचाहट उभरी ही थी कि तभी सोनी तपाक से बोली, तमीज से बात करो। अनय के बाएं हाथ की उंगलियों पर किताबें और कॉपियां अटकी थीं और दाएं हाथ फ्री झूल रहा था। वह दाएं हाथ की हथेली को थोड़ा ऊपर उठाकर बोला, नहीं तो। नहीं तो का मतलब यह था कि अनय ने जो कुछ कहा उसे उसका डर नहीं है। बोलते वक्त तर्जनी सीधी रही चश्मिश की ओर, अंगूठा थोड़ा दायां भागा और बाकी की 3 उंगलियां ऊपर उठकर कलाई की ओर प्यार से मुड़ी रहीं। इस दरमियान अनय के दाएं हाथ की हथेली कलाई से लगभग 30 डिग्री कोण जितना ऊपर उठी। मोर्चा सोनी ने संभाल कर रखा था और जिसे चश्मिश कहा गया था वह चुप थी। नरेश सर को बोल दूंगी। अनय की प्रतिक्रिया भी तीखी थी। तो डर किसको है? इतना सुनने के बाद सोनी कुछ नहीं बोल सकी, क्योंकि इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता था। एक झोंका आया और तुरंत गुजर गया। बावजूद इसके रास्ता नहीं मिला तो चुप्पी अनय ने तोड़ी। मैं भी तो कहूँगा। दोनों चुड़ैल की तरह दरवाजे पर खड़ी थीं। सोनी उस दिन शायद उजले रंग का सलवार कमीज पहनी थी और शायद उस पर दुपट्टा भी उसी रंग का था। अनय के बोलने के तुरंत बाद वह बोली, तो क्या नाम नहीं है? चश्मिश कहोगे? तभी प्रार्थना की घंटी लगी। टन 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 टन। अब तो हट। इतना बोलकर अनय आगे बढ़ा। यह सोचकर बढ़ा कि यदि सामने से नहीं हटी तो धक्के देकर वह क्लास के अंदर जाएगा। लेकिन जैसे ही अनय आगे बढ़ा, दोनों दरवाजे के अलग अलग किनारे पर चिपक गए। बीच में रास्ता बना। अनय क्लास के अंदर घुसा और उसके पीछे पीछे मैं। एक लड़की को उस दिन के बाद से हमारी क्लास से सभी सहपाठियों ने चश्मिश नाम से बुलाना शुरू कर दिया। स्कूलिंग खत्म हो जाने के बाद जब कभी चश्मिश को स्कूल की याद आती तो उसे यह बात हमेशा खुशी देती रही कि किसी ने कभी उसे चश्मिश कहा था। ऐसी कई बातें थी जो दोनों के बीच अनजाने में घटित होती रहीं, जो बाद में उनकी यादों की अनमोल धरोहर बनी। इन्हीं यादों ने उन्हें एक दूसरे को भूलने नहीं दिया। जब कई सालों बाद एक छोटी सी चिट्ठी मोनालिसा के हाथ से चश्मिश तक पहुंचाई गई तो चश्मिश अनय का नाम सुनकर एकदम से झंझना उठी। खैर, ये सब बाद में भी आएगा, पहले चश्मिश वाली बात तो खत्म कर लूं। सोनी प्रार्थना के दौरान यह सोचती रही कि लंगड़े को लंगड़ा, अंधे को अंधा कहना अगर गुनाह है तो चश्मा पहनने वाली उसकी सहेली को चश्मिश कहना भी गुनाह होना चाहिए और इस बात की शिकायत नरेश सर से होनी ही चाहिए। इधर अनय का मन भी इस द्वंद्व से जूझ रहा था कि यदि बात नरेश सर तक पहुंच गई तो क्या हो सकता है। नरेश सर अनय के मस्तिष्क पटल पर अपने गोल मटोल चेहरे और छोटी कदकाठी के साथ उभरे। साथ में उनका धोती कुर्ता, घड़े जैसा तोंद, पान से लाल होठ, आंखों पर गांधी चश्मा और हाथ में सप सप करती पतली खजूर की छड़ी भी उभरी। अनय के मस्तिष्क के अंदर हवा को तेजी से काटती खजूर की उस छड़ी की ध्वनि गूंजी, सपाक। प्रार्थना खत्म होने के बाद सोनी चश्मिश को उकसाती रही कि चलो चलकर नरेश सर से अनय की शिकायत करते हैं कि उसने तुम्हें चश्मिश कहा। इस पर चश्मिश का जवाब था, हमें भी दरवाजा पर भूत की तरह खड़े रहने की क्या जरूरत थी। चश्मिश का प्रतियोगी मन सरकते हुए यहां तक आ गया था कि उसने बदले की भावना को यह कहकर त्याग दिया कि गलती तो हमारी भी है। अनय ने लड़की को इस घटना के बाद कभी उसके सही नाम से नहीं पुकारा। जब भी पुकारा, चश्मिश ही पुकारा।
शुरू शुरू में लड़की अपने लिए चश्मिश शब्द सुनकर चिढ़ जाती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे उसके मन में न जाने क्या हुआ कि वह चश्मिश नाम से पुकारे जाने पर सुनने लगी और सुनकर ऐसे जवाब देती जैसे चश्मिश उसका असली नाम हो। उसने उस शब्द को चुपचाप स्वीकार कर लिया था, कुछ अजीब से तर्क के साथ कि उस दिन दरवाजे पर सोनी भी तो खड़ी थी, उसे भी तो अनय कह सकता था, ए मुफट चल हट रास्ते से, पर उसने उसे कुछ नहीं कहा। कभी कभी आपके सोचने या किसी बात को सही साबित करने का तरीका आपके मन के नीचे की तहों में हो रहे कुलबुलाहट के साथ संतुलन बिठाने लगता है। इसी संतुलन बिठाने का परिणाम था कि चश्मिश यह सोचने लगी कि इंसान चिढ़ाता उसी को है जिससे वह अपनापन महसूस करता है, जिससे लगाव महसूस करता है, जिस पर समझता है कि कुछ तो अधिकार है। वहीं चिढ़ना और चिढ़ाना भी होता है। जब मैं चश्मिश के मस्तिष्क के अंदर वाली प्रतियोगी गांठ के पिघलने पर विचार कर रहा था, तब दो बातें मेरे जहन में आईं। एक तो उम्र का वह नाजुक मोड़ जहां कुदरत उनके शरीर में बदलाव को मंजूरी दे चुकी थी और वे इस बदलाव को महसूस भी कर रहे थे, और दूसरी बात जो मेरे जहन में आई थी वह हमारे कोर्स में पढ़ाई जा रही किताबों के बारे में थी। उम्र के हिसाब से किताबें और उनके शब्द जरूर दिमाग पर अपना असर छोड़ते होंगे। अब हम वो बच्चे थे जिन्हें जीव विज्ञान की किताबों में जनन तंत्र पढ़ाया जा रहा था। हमें समझाया जा रहा था कि इस उम्र के लड़के और लड़कियों में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। हम पहले भी नीचे की क्लास में सजीव और निर्जीव के अंतर पढ़ चुके थे, पर इस बार हमें शब्दों को महसूस करने वाली बड़ी जानकारी दी गई, जिसमें यह बताया गया कि सजीव ठीक अपने जैसा जीव कैसे उत्पन्न करता है। हम किताब के अंदर मौजूद जनन चित्रों को बड़े गौर से देखते, उन चित्रों में कुछ ढूंढने का प्रयास करते, उसमें जितना रहता उससे ज़्यादा ढूंढते और अपने शरीर से उसकी तुलना करते। सच यह था कि जितना उस किताब में था उससे कहीं अधिक पढ़ने की इच्छा रखने वाले हम बच्चे थे। परिस्थितियां ऐसी बनती चली गईं कि उन दोनों के बीच की प्रतियोगिता तो बनी रही, लेकिन धीरे धीरे यह प्रतियोगिता सरकते हुए आंखों की लसलसी मुख भाषा से होते हुए होठों के मुस्कुराने से लेकर आंखों के इशारों तक में आ गई थी। अचानक सिर्फ हादसा होता है, प्रेम नहीं। प्रेम तो पहले लड़ता झगड़ता है, रास्ता रोकता है, एक दूसरे को चिढ़ाता है, क्लास में ब्लैक बोर्ड से नजरें उछालकर एक दूसरे को देखने के लिए मजबूर करता है, बेतुकी बातों में भी अर्थ ढूंढता है, उसे याद रखता है, अपनी अपनी मुस्कुराहटें बदलता है, आंखों से बातें करता है और अंत में प्रेम तक पहुंचता है। शायद संसार में प्रेम ऐसे ही होता है जैसे अनय और चश्मिश का हुआ था। ध्यान दें, मैं प्रेम की बात कर रहा हूं, शारीरिक आकर्षण की नहीं। कहने वाले यह भी कह सकते हैं कि प्यार की शुरुआत कहीं ना कहीं मन के अंदर शारीरिक आकर्षण के चाह का परिणाम है। जो ऐसा सोचते हैं मैं उन्हें गलत नहीं कहता, लेकिन शरीर तक पहुंचने से पहले यदि एक की आत्मा दूसरे की आत्मा में विलीन हो जाए तो ऐसे प्रेम में शरीर का कोई महत्व नहीं रहता। तब शरीर सिर्फ सांसारिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करने का माध्यम भर रह जाता है। उन दो जोड़ी आंखों की अपनी भाषा थी, शब्दविहीन भाषा। धरती पर मनुष्य के आने से लेकर अब तक आंखों की इस भाषा में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यह तब से लेकर अब तक शाश्वत है। जब एडम ने ईव को प्यार से पहली बार देखा होगा, शायद आंखों की इसी भाषा में देखा होगा। जब पहली बार आदम ने हव्वा को देखा होगा तो शायद ऐसे ही देखा होगा। एक की दृष्टि चश्मे से होते हुए आती थी और दूसरे की नग्न आंखों से। शायद ये किरणें आपस में न टकराकर सीधे एक दूसरे के दिल में जाकर टकराती थी। धक 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 दिल के धड़कने की रफ्तार बढ़ जाती थी। मस्तिष्क को एक संकेत मिलता था प्यार का। दोनों एक दूसरे को कुछ सेकंड घूरते थे। यह सिर्फ घूरना नहीं था,
बल्कि यह एक भाषा थी जो मूक थी, बिना कुछ बोले भी समझे जाने वाली भाषा। एक दिन चश्मिश ने यह सोचा कि आज जब अनय से उसकी नज़र मिलेगी तो वह पहले अपनी नज़र नहीं हटाएगी। लेकिन उस दिन अनय ने अपनी नज़र हटा ली। अनय को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके धड़कन की रफ्तार उसके नियंत्रण में नहीं है। हृदय घबरा सा गया, थक थक थक। अजीब सा डर, अनजाना सा डर, अदृश्य सा डर। एक डर जो शायद उम्र के परिपक्व होने की वजह से था, या शायद प्यार में ऐसा होता ही है। एक डर जो शायद उम्र के परिपक्व होने की वजह से था, या शायद प्यार में ऐसा होता ही है। जो कुछ भी मैं इन दोनों के बारे में आपको बता रहा हूँ, इन घटनाओं की तारीखें और क्लास में अंतर हो सकता है। हूबहू बातें मुझे ही नहीं, ऐसे हमारे कई सहपाठी हैं जिन्हें भी अब बहुत सारी बातें याद नहीं हैं। फिर भी जितना मुझे याद है या किसी और ने कहानी लिखते वक्त बताई है, वह सारी बातें, घटनाएं मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। ऐसी एक और घटना का जिक्र मैं कर देता। एक दिन जैसे ही अनय की निगाहें चश्मिश से मिली, अनय मुस्कुराया, हल्का सा, उतना ही कि उस मुस्कुराहट के एहसास को सिर्फ चश्मिश महसूस कर सके। और वजह थी कि प्रत्युत्तर में चश्मिश भी मुस्कुराई, ठीक उतना ही जितना अनय मुस्कुराया था। यह प्यार बिना शब्दों का बोझ लिए आंखों की मूक भाषा से लुढ़कता हुआ रहस्यमयी मुस्कुराहट तक पहुंचा था। बहुत धीरे धीरे, घोंघे की चाल से, क्योंकि इसे यहाँ तक पहुँचने में 1 साल से कुछ ऊपर का समय लग गया था। इंसान जब किसी को अपने दिल की गहराई में उतार लेता है तो उसके पास अपनी बात पहुँचाने के लिए नए नए तरीके ईजाद करता रहता है। दुनिया में अब तक जितनी भी मोहब्बत हुई है, ज़रूरी नहीं कि वे शब्दों में व्यक्त हुई हों। कभी कभी उसे व्यक्त करने के लिए कुछ खामोश भाषाएं भी ईजाद कर ली जाती हैं। उस भाषा को सिर्फ वही 2 जीव समझते हैं जिन्होंने इसे अपने लिए ईजाद किया है। मोहब्बत की इस दुनिया में अब तक ऐसी कई भाषाएं ईजाद की गई होंगी, जिसमें आँखों की भाषा, मुस्कुराने की भाषा, इशारों की भाषा, चिढ़ाने की भाषा और चीज़ों को मैच करके लाने की भाषा से अलग भी कई भाषाएं हो सकती हैं। दोनों के बीच भी ऐसी ही कुछ भाषा थी जिसे सिर्फ ये दोनों समझते थे। मसलन चश्मिश अनय के कलम से अपने कलम के रंग को मैच करने की कोशिश करती, वह अनय के कपड़े से अपने कपड़े के रंग को मैच करने की कोशिश करती। वह कोशिश करती थी कि अनय के चप्पल से अपने चप्पल के रंग को मैच करें। क्या था ये सब? सोचिए तो लगता है जैसे किसी के प्रेम में खुद को उसके रंग में रंग लेने की भाषा है। अब मेरा कुछ न रहा, अब सब कुछ तेरे रंग से रंगा है। चश्मिश का घर स्कूल से लगभग 300 मीटर की दूरी पर था। वह हाफ टाइम में खाना खाने घर चली जाती थी, और जब हाफ टाइम के बाद घर से लौट कर आती तो जितना संभव होता अनय के कपड़ों से, चप्पल से, कलम से खुद को मैच करके आती। अनय के रंग में खुद को रंग कराने की कोशिश करती। इस बात से पर्दा तब उठा जब मुझे उस कहानी के लिए चश्मिश के प्रेम पत्रों की ज़रूरत पड़ी। जब यह भाषा खामोशी से बोली और खामोशी से समझी जा रही थी, तब अनय के इतना करीब रहते हुए भी मैं इस भाषा को समझ नहीं पाया था। मैं नहीं समझ पाया था कि हाफ टाइम के बाद कभी चश्मिश का ड्रेस, कभी सैंडल तो कभी पेन का रंग क्यों बदल जाता है। तब हम इसे चश्मिश का सोशल स्टेटस समझते थे, मगर यह तो मूक भाषा में बोली जा रही प्रेम की भाषा थी। इस तरह की कई भाषाएं दोनों ने मूक रहकर बोली और समझी थी। सरकते सरकते एक और दिन ऐसा आया जब उनके होठों पर उभरी रहस्यमयी मुस्कुराहट थोड़ा सा खिसक कर और आगे बढ़ाई, कुछ इस तरह। उस दिन ब्लैक बोर्ड पर
प्रमेय 22 सिद्ध किया जा रहा था। जब दोनों की नजरें एक साथ ब्लैकबोर्ड से उचटकर एक दूसरे की ओर लपकी थीं, जब नजरें मिली तब चश्मिश का चश्मा उसके नाक के स्थूल भाग पर टिका था। आंख चश्मे के क्षेत्रफल से बाहर जान पड़ रही थी। चश्मिश उस वक्त ऐसे दिख रही थी जैसे खाता लिख रहे किसी मुनीम ने अचानक सिर उठाया हो। मुझे नहीं मालूम कि उस दिन चश्मिश को अनय का चेहरा ठीक से दिख रहा था या नहीं। मैं उतना ही कह रहा हूँ जितना अनय ने मुझे बताया था। मैं इस घटना का चश्मदीद नहीं हूँ। मुझे यह सब इसलिए पता चल जाता था क्योंकि देर सवेर अनय सारी बातें मुझे बता दिया करता। उस दिन की घटना के बारे में उसने कहा था कि आंखें मिली तो उसका चश्मा उसके नाक के सबसे निचले हिस्से पर अटका था, जैसे कि अक्सर होता था। आंखों से खिसक कर शब्द विहीन भाषा मुस्कुराहट तक आ जाया करती थी। इतना हो जाने के बाद नजरें फिर से ब्लैकबोर्ड पर वापस लौट जाती थी, पर उस दिन नजरें हटी नहीं। शायद यह सोचकर ब्लैकबोर्ड से नजरों को पकड़ कर लाया गया था कि देखते हैं पहले किसकी पलकें झपकती। आपस में मुस्कुराहटें बदल लेने के करीब 10 सेकंड बाद चश्मिश ने इशारा किया था। वो इशारा कुछ ऐसा था। चश्मिश ने आंख और ललाट के चमड़े को तेजी से ऊपर की ओर खींचा, जिससे दोनों आंख के गोले बड़े हो गए और ललाट पर 3 समानांतर रेखाएं उभरी। यह सब कुछ मात्र कुछ सेकंड में हुआ था, पर इस तरह से हुआ था मानो पूछ रही हो, क्या है, इस तरह क्यों देखते हो, क्यों मुस्कुराते हो? शब्द विहीन प्रश्न, किसी की रूह से उपजा हुआ प्रश्न, जिसे समझने के लिए ठीक वैसे ही रूह की जरूरत थी। लेकिन अब एक की आत्मा की आवाज को दूसरे समझने लगे थे। चश्मिश ने आंख और ललाट के चमड़े को तेजी से ऊपर की ओर खींचा, जिससे दोनों आंखों के गोले बड़े हो गए और ललाट पर 3 समानांतर रेखाएं उभरी। यह सब कुछ मात्र कुछ सेकंड में हुआ था, पर इस तरह से हुआ मानो कुछ पूछ रही हो, क्या है, इस तरह क्यों देखते हो, क्यों मुस्कुराते हो? शब्द विहीन प्रश्न, किसी की रूह से उपजा हुआ प्रश्न, जिसे समझने के लिए ठीक वैसी ही रूह की जरूरत थी। लेकिन जब एक की आत्मा की आवाज को दूसरा समझने लगा, एक के रूह की तड़प से दूसरे की रूह तड़पने लगी, तब तक वक्त खिसक कर बहुत आगे निकल आया था। अब दोनों बिछड़ने के करीब आ गए थे। यह घटना उनके सेंटअप होने वाले एग्जाम से कुछ महीने पहले की। इसके बाद इस तरह के कई और इशारे हुए, पर सारे के सारे निशब्द इशारे। शायद तब उनका कच्ची उम्र में होना इन कुदरती इशारों के लिए शब्द ढूंढ पाने में असमर्थ हो रहा था, या दोनों डरते रहे होंगे। क्योंकि मैं अनय के साथ रहा हूं तो मुझे पता है कि अनय इस बात से डरता था कि यदि चश्मिश ने मेरे शब्द वापस लौटा दिए तो तब दोनों की उम्र 16 साल में 2-4 महीने कम या अधिक रही हो। यह शब्द विहीन प्यार जो प्रतियोगिता से शुरू हुआ था, जिसके अंदर प्रतियोगी गठी थी, जो वक्त के साथ साथ धीरे धीरे पिघला और सरक कर आंखों की मूक भाषा में तब्दील हो गया। यह शब्द विहीन प्यार जो प्रतियोगिता से शुरू हुआ था, जिसके अंदर प्रतियोगी गांठें थी, जो वक्त के साथ धीरे धीरे पिघला और सरक कर आंखों की मूक भाषा से होता हुआ रहस्यमयी मुस्कुराहट के व्यापार तक घुस आया था। कई महीनों तक यह बदली जाने वाली व्यापारिक रहस्यमयी मुस्कुराहट एक जगह पड़ी रही। फिर एक दिन अचानक वहां से सरक कर इशारों तक आ गई, जिसमें एक जोड़ी आंखों ने अपने सामने 3 मीटर की दूरी पर उसे देख रहे एक जोड़ी आंख से पूछा था, क्या देखते हो, क्यों देखते हो, क्या चाहते हो?
लेकिन 3 मीटर की इस दूरी को तय करने में इन इशारों को लगभग 2 साल लग गए और तब तक इनके बिछड़ने का समय आ गया। तो 23 अक्टूबर 1990 जिस दिन समस्तीपुर में आडवाणी जी गिरफ्तार किए गए, जिस दिन राजनीति ने सहजीविता को जिया था, जिस दिन कनक उच्च विद्यालय के बच्चे क्लास में बैठे बैठे गजनी घूम आए थे, उस दिन उसी क्लास के एक बच्चे के मन में एक हुक उठी थी, कल के बाद अब ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, सब कुछ खत्म। अब हम इस तरह कभी नहीं मिल पाएंगे, इसलिए कुछ तो निशानी रख लेनी चाहिए। अनय चश्मिश का पेन लेकर घर आया, लेकिन वह सिर्फ पेन लेकर नहीं आया था, बल्कि अपने साथ एक नीले रंग के निर्जीव कलम के भीतर विपरीत लिंग के सजीव आकर्षण की गंध भी लेकर आया था, जिसे वह यादगार के तौर पर उम्र भर अपने पास रख लेना चाहता था। साथ में यह बेचैनी भी लेकर आया था कि कल के बाद अब हम कभी नहीं मिल पाएंगे। कल उनके प्री बोर्ड का आखिरी पेपर था, भूगोल का। तो आज इस शीर्षक को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं फिर नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।